अली का परिवार मुंबई में रहता था। अली के पिता अब्दुल सऊदी अरेबिया में काम करते थे। आज वे जहाज द्वारा सऊदी अरेबिया जा रहे थे। बाय बाय अब्बू। बाय बाय बेटा, अब सीधे 6 महीने बाद लौटूंगा। उस रात जब अली और उसकी माँ सो रहे थे तो अचानक अली का फोन बजा। हेलो, हाँ अब्बू। बेटा, मैं यहाँ जहाज पर हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ खूनी अली बेटा। क्या हुआ बेटा? अम्मी, अब्बू जिस जहाज से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं वहाँ जरूर कुछ हुआ है। अब्बू का फोन भी नहीं लग रहा। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। बेटा जरा ध्यान से, रात के 2 बज रहे हैं। अली पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस वाले सो रहे थे। सर, मेरे पिता भी 3 घंटे पहले मुंबई से सऊदी अरेबिया के लिए जहाज से रवाना हुए थे। सर, आप सुन रहे हैं या नहीं? सुबह आना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये सोने का टाइम है। सर, मेरे पिताजी की जान खतरे में है। कहा ना, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें ही लॉकअप में बंद कर दूंगा। पुलिस वाला अली की नहीं सुनता। सुबह अली के पास एक फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पिता ने जहाज से समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। अली दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता की हत्या की रिपोर्ट लिखाता है। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पिता ने आत्महत्या नहीं की थी? मेरे पिता जब यहाँ से गए थे तो बहुत खुश थे। वो सुसाइड क्यों करेंगे? मैं हत्या का केस दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उस जहाज पर मौजूद बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं और वहाँ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। तुम्हारे पिता ने आत्महत्या की होगी। अब जाओ यहाँ से, तुम जाओ। अली समझ गया कि पुलिस से उसे मदद नहीं मिल पाएगी। पुलिस मदद करे या ना करे, लेकिन मैं अब्बू की हत्या का राज जानकर ही रहूंगा। अम्मी, मैं आज ही उस जहाज से सऊदी अरेबिया जाऊंगा और देखूंगा कि उस जहाज पर क्या होता है। बेटा, तुम वहाँ मत जाओ। अब तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? माँ, अगर मैं अब्बू की हत्या का राज नहीं पता लगा पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे उस जहाज पर जाना ही होगा। अली सऊदी अरेबिया का टिकट खरीदकर जहाज पर पहुंच जाता है। अली के केबिन में एक सर्विस गर्ल नाश्ता पहुंचाने आई। अली ने देखा कि सर्विस गर्ल के पैर उल्टे हैं। लीजिए सर, आपका ब्रेकफास्ट। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। डर के मारे अली की आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। लड़की जब चली गई तो अली ने पूरे जहाज का नक्शा देखा। अचानक उसे अपने केबिन के बाहर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अली तुरंत बाहर जाता है। वो देखता है कि उसके अब्बू जो घायल हैं, उनके माथे और चेहरे पर चोट है। किसी से माफी मांग रहे हैं, लेकिन सामने कोई भी नहीं है। अब्बू, अब्बू, आप किससे बात कर रहे हैं? आप जिंदा हैं? लेकिन अब्दुल अली की सुन ही नहीं रहा था। अब्दुल किसी से डरकर सीढ़ियों की तरफ भागता है। अली उसके पीछे पीछे जाता है। अब्बू, मेरी बात सुनिए। मैं आपका बेटा अली हूँ, मेरी बात सुनिए। अब्दुल जहाज की छत पर पहुँच जाता है और सीधे समुद्र में कूद जाता है। रुकिए अब्बू। ये सब क्या हो रहा है? तभी जहाज की छत पर एक लड़की दौड़ती हुई आती है। मेरी मदद करो, वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो। कहा ना, मेरी मदद कर। अली अपनी जेब से लाइटर निकालता है और चुड़ैल के कपड़ों में आग लगा देता है। यहाँ हो रही घटनाएं जरूर मुझे कुछ बताना चाहती हैं। किसी ऐसे इंसान से बात करनी होगी जो जहाज पर हमेशा मौजूद रहता हो। अली जहाज के कप्तान के केबिन में जाता है और उसे अपने पिताजी अब्दुल के बारे में बताता है। अच्छा, तो अब्दुल तुम्हारे पिता थे? 1-2 बार मैं उनसे मिला था। सऊदी अरेबिया में एक ग्रुप काम करता है, माफ करना, करता था।
जो मुंबई से लड़कियों को उठाकर सऊदी अरेबिया ले जाता था और वहां उन्हें बेच देता था। तुम्हारे पिता उसी ग्रुप में शामिल थे, मैं भी उसी ग्रुप में शामिल था। लेकिन अब सब मारे जा चुके हैं। एक बार हम जिन लड़कियों को मुंबई से चुरा कर ला रहे थे, उनमें से 5 लड़कियों ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। उन लड़कियों की आत्माओं ने इस जहाज पर मौजूद एक एक आदमी को मार डाला। इस जहाज पर केवल तुम ही जिंदा इंसान हो, लेकिन अब तुम भी नहीं बचोगे। अचानक 5 लड़कियों की आत्मा वहां आती हैं और अली की तरफ बढ़ने लगती हैं। लेकिन अली पहले से ही तैयारी करके आया था। उसने पूरे जहाज के किनारे किनारे मिट्टी का तेल फैला दिया था। वो दरवाजे से बाहर भागता है और जहाज पर जलता हुआ लाइटर फेंककर जहाज से समुद्र में कूद जाता है। इस तरह अली भूतिया जहाज को खत्म करके अपने घर लौट जाता है और पूरी कहानी अपनी अम्मी को सुनाता है। ये कहानी है 1956 की। भीमपुर गांव में सुनील अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता एक दिन उसकी शादी के लिए पास वाले गांव लखीमपुर में मीना को देखने गए। जी हमें तो मीना बहुत पसंद आती है। हम जल्द से जल्द इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया। तभी उनकी खिड़की से एक आत्मा का साया झांक रहा होता है और उन सबको गुस्से में देख रहा होता है। किसी का ससुराल नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी। सुनील के परिवार के जाने के बाद मीना की माँ उसके पिता के पास घबराती हुई आती है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है जी। आपको तो पता है ना कि क्या अनहोनी हो सकती है हमारी बेटी के साथ। इतनी शुभ घड़ी में भी खुश होने का मन ही नहीं कर रहा है हमारा। शुभ शुभ बोलो नीलम, तुम तो जानती हो कि हमारे गांव में लोग रिश्ता करने में क्यों कतराते हैं। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। क्या हमें उन्हें सच बता देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। याद नहीं, जब जब हमने सच कहा है मीना का रिश्ता टूट जाता है। बस प्रार्थना करो कि हमारी बच्ची की शादी सही से हो जाए। आत्मा फिर से खिड़की पर आती है और उन तीनों को देख रही होती है और अचानक से बिजली कड़कती है और वे तीनों डर जाते हैं। मीना और सुनील की शादी हो जाती है। मीना डोली में बैठी होती है और 4 लोग उसे उठाए होते हैं। पीछे सुनील का परिवार होता है। कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे। अब तो पूरी जिंदगी राज करूंगी। अब वक्त आ गया है एक और ससुराल को तबाह करने का। आत्मा अपनी उंगली घुमाती है और सब बेहोश होने लगते हैं। सिर्फ मीना ही है जो जाग रही है। अरे बारात रुक क्यों गई? मीना बाहर झांकती है तो देखती है कि पूरी बारात बेहोश पड़ी है। वो घबराकर सबको उठाने लगती है और रोने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई नाम पुकार रहा है। कौन है? मीना पीछे मुड़ती है तो एक बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी होती है। अम्मा, तुम कौन हो? बेटा, मैं तेरी मदद करने आई हूँ, मेरे पास आ जा। मीना उस बूढ़ी आत्मा के पास जाती है। अम्मा अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मीना हाथ पकड़ती है और अम्मा हंसने लगती है। चलो मीना, तुम्हारे ससुराल जाने का वक्त आ गया है। वो बूढ़ी औरत आत्मा बन जाती है और मीना के अंदर प्रवेश कर जाती है। मीना की आंखें काली हो जाती हैं और वो जाकर डोली में बैठ जाती है। मीना अपनी उंगली घुमाती है और सारे बाराती जाग जाते हैं। अरे भाई चलो, यहाँ क्यों रुकी है बारात? देखो मौसम कितना खराब है, जल्दी निकलना होगा यहाँ से। बारात चलने लगती है। मीना अंदर बैठी मुस्कुरा रही है। मीना अपने ससुराल पहुँचती है। वो बिस्तर पर बैठी है
और सुनील उसके पास आता है। मीना घूंघट में है। मीना, तुम मुझसे शर्माओ मत, हम अब पति पत्नी हैं। सुनील मीना के सामने आकर बैठता है और उसका घूंघट खोलता है। घूंघट के अंदर एक भयानक चेहरा उसे दिखाई देता है। सुनील डर के बेड से नीचे गिर जाता है और मीना हवा में उड़ने लगती है और हंसने लगती है। मीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं मीना नहीं, डॉली हूँ। तुम सबका खात्मा करने आई हूँ। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? मैं भी ऐसे ही डोली में बैठकर अपने ससुराल गई थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर इतना अत्याचार किया और मुझे जलाकर मार दिया। दुनिया के सारे ससुराल ऐसे ही लालची होते हैं। सुनील भागने लगता है और आत्मा उल्टे पैर करके चलने लगती है। सुनील कमरे के बाहर भागता है। तभी उसके माता पिता भी हॉल में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? तेरे चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? बहू बहू कहाँ है बेटा? तभी चुड़ैल हंसते हुए हॉल में आ जाती है। माँ, पिताजी, चलिए इस घर से जल्दी। वे तीनों भागने लगते हैं। आत्मा सुनील के पास जाती है और उसका गला दबाने लगती है। पहले तुम्हारी बारी है दुल्हे राजा। सुनील की मृत्यु हो जाती है। आत्मा सुनील के माता पिता की तरफ बढ़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन मीना की आंख खुलती है। हे भगवान, मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? उसकी आंखें बंद होती हैं। वे आगे बढ़ रही होती है। अचानक से उसका पैर एक चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। मीना देखती है कि सामने उसके पति सुनील और सास ससुर की लाश पड़ी है। मीना ये देखकर रोने लगती है। क्या हो गया ये सब? किसने किया? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। खिड़की में से चुड़ैल मीना को देखकर मुस्कुरा रही होती है और वहां से चली जाती है।